लेकिन फाइवर के ऊपर न्यू सेलर के पास ऑर्डर्स नहीं आते। इसके लिए ना हम थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के साथ काम करते हैं। आई मेड अ गिग, न्यू गिग बनाई, उस पर शायद कोई भी रिव्यू नहीं था, लेकिन कुछ दिन में मुझे ऑर्डर आ गया। डोंट गो फॉर एनीथिंग विच इज़ नॉट मेड फॉर यू। मैं खुद को पहले समझूं कि मुझे किस चीज़ में मज़ा आता है। 1 साल तक वही थंबनेल डिज़ाइन जिस क्लाइंट को चाहिए वो खुद AI से बना लेगा। आई थिंक AI कैन नॉट क्रिएट एग्जैक्ट मॉडल विच पर्सन इज थिंकिंग। क्लाइंट बता कुछ और रहा होता है, काफ़ी दफ़ा क्लाइंट को चाहिए कुछ और होता है। सिंस यू आर अर्निंग $30,000, उस स्टेज के ऊपर पहुंच कर कैसा फील होता है, या आपके नेक्स्ट गोल्स क्या हैं? वेलकम टू आवर सेकंड एपिसोड ऑफ लो लाइफ ऑन व्हील। और आज हमारे साथ एक अमेजिंग गेस्ट मौजूद हैं एंड अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन एज वेल, ज़ैनुल आबिदीन। ही इज़ द CEO ऑफ लिंक्सिफाई। और आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इनसे पूछेंगे, हाउ ही इज़ एबल टू अर्न $32,000 per month through selling graphic design services. This is going to be our main question. Basically ये एक मास्टर क्लास होने वाली है in which ये हमें completely एक फ्रेमवर्क बताएंगे कि आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, नो मैटर अगर आप बिल्कुल इस वक्त ज़ीरो लेवल पर हो या फिर आप एक अच्छी ओवरऑल फ्रीलांस प्रेजेंस आपको मौजूद है। तो ये आपको कम्प्लीटली एक फ्रेमवर्क बताएंगे कि किस तरीके से आप अपनी एजेंसी को स्केल कर सकते हो $32,000 तक। सो ज़ैन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला हमारे लिए। दिस पॉडकास्ट इज़ गोइंग टू बी मेनली अ कन्वर्जेशन। मेनली आप इस तरीके से इमेजिन करें कि मैं एक ऐसा 20 साल का यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ जो कि बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है और मुझे कुछ पता नहीं है फ्रीलांसिंग के बारे में, ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में। और मुझे आप एक ऐसा फ्रेमवर्क बताना जिससे मैं आपकी तरह अपनी एक एजेंसी बना सकूं और इसको स्केल कर सकूं। बट बिफोर दैट लेट मी नो आपके पिछले दिन कैसे थे और क्या चल रहा है आजकल लाइफ में? बिजी रूटीन चल रही है, ट्रैवलिंग और कुछ मसरूफियात थी, और उसके बाद वही काम और काम। और अज़रबैजान का ट्रिप कैसा था? इट वॉज अमेजिंग। नाइस, जस्ट अमेजिंग। कोई स्पेसिफिक रीज़न था उधर जाने का या फिर नहीं, कुछ थी बकेट लिस्ट में चीज़ें करने वाली। लेट्स सपोज रोलर कोस्टर राइड थी एक, वहाँ पे बहुत फेमस है शादाग एक जगह, तो वहाँ जाना था। और फिर बाकी भी घूमने का, वो कनेक्टिंग सऊदीया से वही फिजिबल था, तो इसलिए। नाइस। सो ही इज सॉर्ट ऑफ अ बिग ट्रैवलर, वी कैन से। बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। ही वेंट टू let me check, he went to 5 countries: Maldives, Saudi Arabia, UAE, Azerbaijan and Thailand as well. तो उसके ऊपर भी आएंगे। फर्स्टली बिफोर स्टार्टिंग द फ्रेमवर्क और वो सारा कुछ, लेट मी नो अ बिट अबाउट योर सेल्फ। मुझे जितना पता था मैंने इंट्रोडक्शन करवा दिया, लेकिन आप अपना बेहतर इंट्रोडक्शन करवा सकेंगे? I am currently a CEO of Linksify, looking into the external affairs and accounting and financing side for the company. और जो मेरी मेजर है वो सेल्स एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन वाली है, मतलब साइट जो जिस पे मैं काम करता हूँ। तो दिस इज़ अबाउट द कंपनी, लाइक कंपनी से रेलिवेंट। अबाउट लाइफ, आई एम बाय प्रोफेशन, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉमसेट यूनिवर्सिटी। Okay, software engineer turned to a graphic design agency. Because I was working as a freelancer in the university time, and we provide design for the websites and applications as well. So it's somewhere similar, but not accurately like coding वाली side नहीं है। तो design है। अच्छा, जब आपने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की थी तो क्या आप उससे पहले ही फ्रीलांसिंग करते थे या यूनिवर्सिटी के टाइम के दौरान? आई हैड अ फ्रेंड इन यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने मुझे बताया था फ्रीलांसिंग के बारे में, तो आई गेट टू नो अबाउट दैट। तो उसके बाद कौन सा सेमेस्टर? सेकंड सेमेस्टर में उन्होंने बताया था। थर्ड सेकंड के बाद एफर्ट करना शुरू की, थर्ड एंड फोर्थ में शुरू हो गई थी। एट द फर्स्ट मंथ आई अर्न $24। ठीक है। और ये कौन सा ईयर है? 2018 में। ओके। और फर्स्ट मंथ में यू मेड 24। ओके, लेट्स आई थिंक सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू दिस। और आप अपनी जर्नी के बारे में भी बता दो, और थ्रू दैट आप
ऑडियंस को स्टेप बाय स्टेप गाइड भी बता दो कि किस तरीके से वो भी एक पूरी एजेंसी मॉडल तक स्केल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ख़ुद को इतना कैपेबल करना पड़ेगा कि यू आर कैपेबल इनफ, यू शुड हैव इनफ स्किल्स। सबसे पहले तो आपकी स्टार्टिंग एज अ फ्रीलांसर ही होती है, आपके पास कोई स्किल होना चाहिए। लेट्स सपोज व्हाटएवर वो कोई भी है, आइदर डिज़ाइन का, आइदर डेवलपमेंट का, आइदर मार्केटिंग का है, किसी भी चीज़ का। तो आप खुद सबसे पहले कोई स्किल सीखेंगे जो आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आप पे सूट करता, ना कि वो कि भाई जो हाई पेइंग है। एवरीथिंग इज़ हाई पेइंग इफ़ यू आर कैपेबल इनफ। तो आई थिंक कि हमारे यहाँ कन्फ्यूजन ये बहुत है कि एवरीवन गोइंग टू द सेम लाइन, और बस यही करना है क्योंकि ये बस ट्रेंडिंग पे है। तो सब कुछ बिकता है, आपको बेचना आना चाहिए और आपको काम अच्छा आना चाहिए। इफ़ यू कैन सेटिस्फाई कस्टमर्स तो एवरीथिंग इज़ वैल्यूएबल इन दिस वर्ल्ड। और दूसरी चीज़ ये कि उसको सीखने के बाद फिर आप शुरू करेंगे अपना फ्रीलांस करियर। ठीक। उसमें शुरू में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, इट टेक्स टाइम इनिशियली। शुरू में तो काफ़ी टाइम लगता है, प्रोफाइल सेट नहीं होती, तो यू विल क्रिएट अ प्रोफाइल एंड ऑप्टिमाइज दैट एंड लॉन्च योर गिग्स एंड bid on the if it's Upwork, you will bid on the jobs and XYZ, you will start hunting clients। और वहाँ से आपका प्रोफेशनलिज्म शुरू होता है। इफ़ यू आर केपेबल इनफ, आपको काम अच्छा आता है तो आपके जो क्लाइंट्स हैं वो सेटिस्फाई होते चले जाएंगे। जब क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी तो आपका रिटर्निंग कस्टमर बढ़ेगा। तो इस तरह से आपकी पहले कुछ टाइम फ्रीलांसिंग में हैंड्स ऑन होगा। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के बाद, अच्छा मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कट करूँगा। जी। आप अपनी जर्नी भी यहाँ पे थोड़ी सी बताएं कि तो जिस तरीके से हमारा फर्स्ट स्टेप था लर्निंग अ स्किल, जी, कोई भी एक स्पेसिफिक, तो आपने को किस तरीके से वो, अच्छा क्योंकि एक बड़ा डाउट है, आपने एक क्लियर किया कि आप कोई भी चीज़ जो आप पैशनेट हो वो स्टार्ट करो सीखना, लेकिन लोगों को फिर भी नहीं पता कि वो किस चीज़ के बारे में पैशनेट है। तो इसलिए अपनी मेरा केस थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि मैंने स्टार्ट कर ली थी कि आई वाज इन यूनिवर्सिटी, आई नीड टू पे द बिल्स। उसके बाद बस मैंने स्टार्ट कर लिया, गिग्स बना दी, मुझे काम नहीं आता था। जब काम आना शुरू हुआ तो मैंने सीखना शुरू किया। बट दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच, यू शुड स्टार्ट विद द स्किल। आप सीखो उसको, हैंड्स ऑन फाइनलाइज करो, क्योंकि हर कोई इस तरह नहीं चल सकता। मतलब मे बी इट्स अ लक और समथिंग लाइक दिस। तो मैंने तो शुरू कर लिया था, उसके बाद जब ऑर्डर्स आना शुरू हुए तो आई स्टार्टेड लर्निंग एंड कीप गोइंग। मतलब इसको किस तरीके से हम कहेंगे कि कितना आपको आता था जब आपने प्रोफाइल बनाई होंगी फाइवर के ऊपर? लाइक फाइवर, अपर पे भी ट्राई किया और मल्टीपल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे। पोर्टफोलियो भी तो अपलोड करना होता है। तो पोर्टफोलियो पूरा था उस वक्त। और अब जिस तरह मार्केट है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है और चीज़ें बहुत तेज़ी से मतलब बढ़ रही हैं। इतना आसान नहीं है। उस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ईजी था और अब कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है। और अब तो इवन जो प्रोफाइल्स हैं वो भी ये लोग वो नहीं करता है, वेरीफाइड, मतलब आप नहीं कर सकते पोस्ट अगर आपकी वो एक क्या कहते हैं उसको, एक कैलिबर में नहीं है तो वो आपकी एक्टिव नहीं करते प्रोफाइल। यस, पहले टेस्ट होता है एक बार। आई स्टार्टेड विद फ्रीलांसिंग, मैंने भी फ्रीलांसिंग से स्टार्ट की। आई लॉन्च्ड मल्टीपल गिग्स और उसके बाद एक चीज़ मैंने शुरू हो गया, मतलब थोड़ा बहुत शुरू हुआ, फिर क्लाइंट्स बनना शुरू हुआ। तो माई मेजर वॉज क्लाइंट रिलेशंस एंड सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो बस वहाँ से आप सेल्स साइड देख रहे थे? सेल्स नहीं, मुझे डिज़ाइन नहीं आता था, फिर भी मैंने मतलब वो ऑर्डर्स क्लोज किए विद सेटिस्फेक्शन बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सेट्रा। हाँ, ठीक है। तो यू स्टार्टेड, वी कैन से पहले 2 स्टेप आपने इकट्ठे ही स्टार्ट कर लिया। यस, प्रोफाइल भी आपने साथ ही बना ली, फिर आपने स्किल भी साथ ही। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। अब थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है। अब आप मार्केट में आते हैं तो आपकी रेपुटेशन ख़राब होती है अगर आप काम ख़राब करते हैं। इनिशियली जो फर्स्ट फेज़ है ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ही वो होता है कि इनिशियली जब आप शुरू कर रहे हैं और आपके शुरू वाले क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होते, आपके फीडबैक्स नेगेटिव आते हैं, तो वो चलने से पहले ही ख़त्म हो सकता है। ठीक है। और फिर उसके बाद फिर मैंने फ्रीलांसिंग एज अ सोलली काम किया कोई 4-5 साल। तो मैंने डिज़ाइन भी सीख लिया, उसमें मल्टीपल जॉब्स भी की, मतलब कुछ क्लाइंट से मेरी परमानेंट जॉब्स हो गई, रिमोट जॉब्स की, उससे भी कुछ सीखा क्योंकि सीखने का तो चलता ही रहता है। तो साथ साथ सीखते चले गए और अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 साल मैंने फ्रीलांसिंग भी की, कुछ रिमोट जॉब्स भी की और वो अपना एक जो प्रोसेस था वो गुजारा, ताकि मैं खुद इतना कैपेबल हो जाऊं
कि मैं हर तरह की सिचुएशन को हैंडल कर सकूँ. तो देन वी स्टार्टेड लिंक्सिफाई बैक इन 1.5 years ago. 2023 में. Yes. सही. और फिर उसके बाद तो लिंक्सिफाई जब हमने बनाई तो वी स्टार्टेड विद ऑनलाइन टीम. ऑनलाइन हमने लाइक रिमोट कल्चर था इनिशियली, तो हमारे पास ऑफिस था नहीं. तो उसके बाद हमने रिमोट मतलब एक लेट्स सपोज वी वर अ टीम ऑफ 10 दैट टाइम रिमोटली. तो 10 की टीम हो गई रिमोट. तो वी नीड टू यस रिमोट में स्केलेबिलिटी के कुछ इश्यूज आ जाते हैं स्पेशली इन पाकिस्तान. तो देन वी नीड टू मूव फॉरवर्ड टू द फिजिकल ऑफिस दैट टाइम. वो हमने छोटे से शुरू किया. वी स्टार्टेड विद 400 square foot एरिया, छोटा ऑफिस था. 6 months हमने वहाँ लगाया. देन नाउ वी हैव अ फ्लोर ऑफ लाइक 2500 square foot. और बाय द वे नाउ वी आर अ टीम ऑफ 35+. माशाल्लाह. और मैं आपको ये भी बताऊं कि अभी तक जितने ऑफिसेज मैंने विज़िट किए इनका ऑफिस अभी तक मुझे सबसे बेस्ट क्रिएटिव ऑफिस लगा. तो मुझे लगता है आपने बहुत ही पैशन के साथ उसको डिज़ाइन किया है. असल में हमारा अपना डोमेन वही था. तो हमारी कोशिश ये थी कि हम उसको जितना अच्छा कर सकते हैं विद इन आवर बजट वो अच्छा करें. तो वी ट्राइड आवर बेस्ट. परफेक्ट. ओके, सो एक चीज़ यहाँ पर आपको क्या लगता है कि काफ़ी सारे जो लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त भी ऐसे हैं या फिर मैंने भी काफ़ी सारी बार ट्राई किया लेकिन स्टिल कोई ना कोई इशू हो जाता है कि जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ नहीं पाता. स्टार्ट में कंसिस्टेंसी इज अ की. लाइक it's a different for everyone. ठीक है. If you are starting maybe you will get a few jobs or orders in few weeks. Or if I am starting maybe I will get job or orders in months. तो it's a different factor. कह लें स्टार्ट करना जो है कंसिस्टेंसी तो बहुत ज़रूरी किसी भी चीज़ में. इनिशिएटिव लेना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है और हम इनिशिएटिव लेके पीछे हट जाते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इनिशिएटिव लेते हैं तो उस पर स्टिक रहें और आप उसको कंटिन्यूसली ऑन रखें, उस पर काम करें. आप देखें कि प्रॉब्लम्स कहाँ आ रहे हैं, ना कि आप उसको शट डाउन करके और बस ये बोलें कि चल नहीं रहा. क्योंकि जाहिर है कोई प्रॉब्लम्स होंगे ऐसे जो आप फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से आप चला नहीं पा रहे. तो वो मल्टीपल चीज़ें होती हैं. आपकी जो पोर्टफोलियो है वो अपडेटेड नहीं होता, अच्छा नहीं होता. क्लाइंट को मार्केट में चाहिए क्या, वो उसके अकॉर्डिंगली पोर्टफोलियो आप सेट नहीं करते. तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इफ़ यू आर स्टार्टिंग एज अ न्यू पर्सन. और इसके साथ साथ आपका अपना जो क्या कहते हैं स्किल है उस पर भी आपका 100% हैंड्स ऑन होना चाहिए. 100 नहीं तो 80% आपको काम आना चाहिए. अगर काम नहीं आता तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. परफेक्ट. चाहे वो कोई भी स्किल है. स्किल सीखने के लिए क्या फ्रेमवर्क है? लेट्स से मैं अगर ग्राफिक डिज़ाइन सीखना चाहता हूँ. इंटरनेट पे सब कुछ है. मतलब आई थिंक यूट्यूब पे मल्टीपल कोर्सेज हैं. When I started GFX Mentor था, आपको पता होगा हमारा नेशनल चैनल. तो मैंने वहीं से कुछ इनिशियली वहीं से सीखा था. और मेरे ख्याल से आपको इनिशियली पे करने से अच्छा है कि आप फ्री रिसोर्सेज की तरफ जाओ. अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो आप जब खुद सेट हो जाओ एज अ फ्रीलांसर तो फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हो किसी भी कोर्स के लिए. तो इनिशियली आई विल सजेस्ट कि आप ऑनलाइन लाइक गूगल से सीख सकते हैं. तो ChatGPT आ चुका है. हाँ, ज़माना आगे बढ़ चुका है. उस टाइम तो हमारे पास यूट्यूब चैनल्स ही थे. परफेक्ट. एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सेकंड स्टेप से है कि बिल्ड योर प्रोफाइल. कहाँ पर? मल्टीपल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे. अच्छा, मल्टीपल वेज है ना काम करने के. कुछ के लिए फाइवर सूटेबल है, कुछ के लिए अपवर्क सूटेबल है, कुछ के लिए पीपल पर आवर सूटेबल है, कुछ के लिए गुरु वाला सूटेबल है. तो मल्टीपल अभी तो डेली बेसिस पर नया आ रहे हैं. कुछ में कल परसों मेरे पास ऐड आ रहा था गिग फैल्कन करके कोई कंपनी है, वो भी कोई आई है. तो इस तरह मल्टीपल आ रही हैं जो हम पुरानी के साथ स्टिक रहते हैं. उनकी ऑडियंस या फिर उनकी एक रेपुटेशन होती है. तो किसी के साथ भी आप शुरू करें, आपको काम आना चाहिए बेसिकली. अगर आपको काम आता है तो अच्छा, काम आना और काम सेल करना बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. कुछ लोगों को काम आता है लेकिन वो बेच नहीं सकते. तो सबसे पहले इस स्किल के साथ हमें अपनी कम्युनिकेशन को भी इतना अच्छा करना पड़ता है कि आप क्लाइंट को जो बात कर रहे हैं वो समझ सके क्लाइंट. मेक सेंस. लेकिन मैं अब लेट से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ तो क्या मैं फर्स्टली मैं किस प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करूँ? अपवर्क या फाइवर या पीपल पर आवर? मैं चूज़ किया तीनों के ऊपर प्रोफाइल बना. अच्छा, इट वेरीज विद योर नीच. ठीक है. जैसे डिज़ाइन में मोस्टली कुछ लोग
प्रेफर करते हैं फाइवर, और जो डेवलपमेंट है उसमें प्रेफर करते हैं अपवर्क, और इस तरह मतलब चीज़ें वेरी करती हैं। ठीक है। और लेट्स से अगर हमने ग्राफिक डिज़ाइन की ही बनानी हो एजेंसी, तो आप फाइवर से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने कोशिश की थी आस्किंग यू क्वेश्चन इन अ वे कि कोई भी एक बंदा जिसने कभी फाइवर को एक्सपीरियंस नहीं किया होगा तो वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे, और मुझसे लोगों ने ये पूछा। ठीक है, तो उनके कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ। मैंने कोशिश की थी, लेकिन फाइवर के ऊपर न्यूज़ सेलर के पास ऑर्डर्स नहीं आते, तो वो कैसे लाएं? अच्छा, ऐसा नहीं है। और फाइवर का मुझे जितना समझ आया था वो यही है कि आप ऑर्डर पहले जितने ऑर्डर्स लगेंगे फिर ही आपकी गिग रैंक होगी। अच्छा, ऐसा नहीं है। हम ना पाकिस्तानियों को जल्दी बहुत होती है हर चीज़ की, कि रातों रात सब कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होता। इट्स अ प्रोसेस। लेट्स सपोज अगर मुझे 5-6 साल लगे, आपको 3-4 साल तो लगेंगे ही लगेंगे। आप खुद अपनी स्किल्स बिल्ड करेंगे, देन आप एजेंसी की तरफ जाएंगे। इट्स अनदर प्रोसेस। तो टाइम लगता है हर चीज़ को। अगर हम आज प्रोफाइल बनाते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कल ऑर्डर आ जाएगा, इस तरह नहीं होता। यू हैव टू ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल डे बाय डे। आप रोज़ उस पर काम करो और एक्टिव रहो, और जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे लेट्स सपोज एक प्रोफाइल है वो चल रही है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरी प्रोफाइल में क्या गलतियाँ हैं जो ऑलरेडी रैंक्ड हैं Yes. पहले पेज पे। तो आप उनसे ही आइडिया ले सकते हैं कि किस क्वालिटी ऑफ लेवल आपकी गिग होनी चाहिए। लेकिन स्टिल मेरा क्वेश्चन वही है कि एज अ न्यू सेलर, अब पहले होता था बायर रिक्वेस्ट फाइवर के ऊपर, लेकिन अब मैं जब जाता हूँ मेरी प्रोफाइल कम्प्लीटली प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड है। अब ब्रीफ्स आ चुके हैं। ब्रीफ्स के रिस्पॉन्स सही है? हाँ ठीक है, आते हैं। अच्छा, इसमें ये है, एक टिप है, आपने अपनी रिसर्च जो भी ये जिसको भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, इसके लिए ना हम थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के साथ काम करते हैं। लेट्स सपोज इफ आई एम एट दैट साइड कि मुझे ऑर्डर नहीं मिल रहा, व्हाट आई विल डू, आई विल लुक इनटू द प्राइसेस, टाइमलाइन। लेट्स सपोज इफ सम पर्सन इज डिलीवरिंग समथिंग इन 2 days, नया पर्सन, तो मैं उसका टाइम कम कर दूंगा और प्राइस सेम रखूंगा। क्लाइंट आपके पास न्यू क्यों आएगा? उसको कोई वैल्यू मिलेगी, कोई चीज़ ऐसी होगी तभी वो आएगा। एक चीज़ वही टॉप रेटेड सेलर विद थाउजेंड्स ऑफ रिव्यूज वो दे रहा है, तो वो नए के पास तो कभी भी नहीं जाएंगे बिकॉज ऑफ ट्रस्ट फैक्टर। तो देयर शुड बी सम स्ट्रैटेजी कि आप अपने आप को मनवा सकें विद आइदर प्राइसिंग मॉडल, आई थिंक आइदर डेडलाइन मॉडल, कुछ इस तरह। तो वो आपको देखना पड़ता है किसी जिस नीच में आप जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप थोड़ा सा रिसर्च करते हैं कि क्या प्राइसिंग है उस जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, उसकी प्राइसिंग क्या है, लोग एवरेज कितने टाइम में वो डिलीवर करते हैं प्रोजेक्ट। तो आप उससे कम रखें प्राइसिंग भी थोड़ी सी, आप नए हैं तो उसके अकॉर्डिंगली सेट कर लेंगे। और टाइमलाइन भी आप ज़्यादा रखें कि हम जल्दी डिलीवर करेंगे, ना कि हम लेट करेंगे। बाकी लेट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एज मिल जाएगा, तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं। मेक सेंस। मैंने यूट्यूब से ही ये एक चीज़ सीखी थी कि जब अगर आप अपनी प्राइसिंग कम रखोगे तो एक फैक्टर या फिर एक पर्सपेक्टिव जाता है आपके क्लाइंट के ऊपर कि ये चीप सर्विस है। फॉर एग्जाम्पल है कि हमें अगर $5 में आप एक्सपेंसिव रख देना तो इनिशियली आपको प्राइसिंग कम रखनी पड़ती है। अच्छा, फाइवर का मतलब ही है कि $5 वाले इनिशियली ऐसे ही होता है कि आपको कम में काम करना पड़ता है, और नई प्रोफाइल पे आते भी वो लोग हैं जिनकी बजट्स कम होते हैं। इफ़ यू हैव अ गुड बजट, शुड यू गो फॉर अ लोकल शॉपिंग? ब्रांडेड जाएंगे ना आप तो डायरेक्ट जाएंगे। तो लोकली वो लोग काम करते हैं जो लाइक लोकल से मुराद कि जो छोटी प्रोफाइल्स हैं या जो न्यू हैं उनके पास वही जाते हैं जो बड़े लाइक सेलर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनको बहुत जल्दी चाहिए होता है XYZ, ये सिनेरियोज होते हैं। लेकिन फाइवर लिस्ट लाइक रैंक सबको करता है। ऐसा नहीं है कि न्यू को ऑर्डर्स नहीं आता है। लाइक आई मेड अ गिग, न्यू गिग बनाई, उस पर शायद कोई भी रिव्यू नहीं था, लेकिन कुछ दिन में मुझे ऑर्डर आ गया, कुछ टाइम पहले की बात है। अच्छा, मुझे अब इसी से ये क्वेश्चन है कि फाइवर का रैंकिंग सिस्टम या एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता है? वो बहुत सारे मल्टीपल उसमें फैक्टर्स होते हैं। क्लाइंट फीडबैक किस तरह का देता है। आपने अभी मेंशन किया कि आपने एक गिग बनाई और वो कुछ दिनों तक वो रैंक हो गए, तो वो किस तरीके से रैंक हुए, क्या फैक्टर्स हैं? अच्छा, उस पर मल्टीपल चीज़ें हैं कि आपने सबसे पहले जो गिग बनाई है उसमें कीवर्ड्स कौन सी, उसकी किस तरह का बनाई है, पहली चीज़ है। क्वालिटी ऑफ पिक्चर्स क्या है, किस तरह की है, आपकी रिसर्च कितनी अच्छी है, आपने किस तरह प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी रखी है, हाउ विल यू अपसेल योर नेक्स्ट सर्विस विद योर प्रीवियस सर्विस अगर रेलेवेंट है तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम माइंड में रखते हैं। और मे बी डेफिनेटली जो ऊपर गिग्स होती हैं ऑलरेडी, तो हम उसको भी देखते हैं कि वाई दे आर परफॉर्मिंग
जो एक चीज़ ऑलरेडी परफॉर्म करी है हम उससे सीखना चाहिए। तो हम उससे सीख लेते हैं कि उन्होंने क्या किया हुआ है, किस तरह कीवर्ड यूज़ किए हैं, किस तरह के डिस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं, किस तरह की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है उनकी। ठीक। डोंट यू थिंक ये प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में आएगा कि अगर हम मतलब टॉप रेटेड लोगों को या फिर जो पेज के फ्रंट एंड पे नज़र आ रहे हैं हमें उनको हम देखेंगे तो उनको गिग एंड प्रोफाइल दोनों चीज़ें ऑप्टिमाइज होती है तो एक चीज़ चलती है। इफ़ योर प्रोफाइल इज ऑप्टिमाइज्ड, गिग इज नॉट ऑप्टिमाइज्ड, तो गिग तो नहीं चलेगी। इफ़ योर प्रोफाइल इज ऑप्टिमाइज्ड और गिग इज नॉट ऑप्टिमाइज्ड, तो मैं ठीक है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि हाँ, रैंकिंग के लिए ऑप्टिमाइजेशन के लिए तो हम ठीक है उनको देख लेंगे। दो तीन चीज़ें हैं जो अगर आप अपने लेट्स सपोज आपको पहला एक प्रोजेक्ट आता है लेकिन उसके बाद आपको प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है, उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। पहला प्रोजेक्ट पहला भी नहीं आ रहा, ठीक है, हाँ, तो पहला प्रोजेक्ट भी नहीं आ रहा तो वो तो स्ट्रैटेजी के साथ आएगा, आपको काम आना चाहिए, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि आपकी प्राइसिंग और जो डेडलाइन वाली है वो स्ट्रैटेजी बाकियों से बेहतर हो, क्योंकि यू आर कमिंग इनटू द रेस जो ऑलरेडी लोग भाग रहे हैं। अब आपने compete करना है तो आप फेवर देंगे क्लाइंट्स को, आपके पास न्यू लोग आएंगे, आपको इस तरह पहला प्रोजेक्ट मिलेगा। यू जस्ट नीड टू बिल्ड अ प्रोफाइल, एक गिग बनाएं, हाँ, और फिर उसको छोड़ दें। नहीं, उसको शेयर भी करें, मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं। हाँ। एक और ऑप्शन ये भी होता है, उस टाइम तो ये था, अभी भी होता होगा, कि हम अपनी प्रोफाइल्स को गिग्स को शेयर करते थे मल्टीपल ग्रुप्स में। समटाइम्स लिंक्डइन के कुछ ग्रुप्स होते हैं क्लाइंट्स के, कुछ फेसबुक के होते हैं, तो वहाँ से भी आपको कभी प्रोजेक्ट आ सकता है। नहीं आता तो इम्प्रेशंस आते हैं तो एक रैंक होने के चांसेस होते हैं। आपको अपना पहला ऑर्डर कितने दिनों में मिला था? मेरे ख्याल से 7 से 10 दिन लगे थे। और वन मोर थिंग आई वांट टू क्लैरिफाई कि ना लोग 7 से 10 दिन, हाँ, बाय रिक्वेस्ट के साथ। बाय रिक्वेस्ट के साथ, हाँ। अच्छा, लोग क्या करते हैं, लोग ना मिस्टेक ये करते हैं कि लोग क्लाइंट्स को बाहर ले जाते हैं आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म, जिसकी वजह से उनकी जो प्रोफाइल है वो रैंक ही नहीं होती, जो कि बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है। वो 20% बचता है ना उससे। 20% एक दफ़ा का बचता है, लेकिन लॉन्ग टर्म आपकी जो एजेंसी की भी एक वो है ना, जो आपकी मेंटालिटी है वो भी आपका विजन लॉन्ग टर्म वाला होगा तो आप कर सकते हैं। हर चीज़ में आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देखना है, ये नहीं कि आपने यही जो प्रोजेक्ट है वो क्लोज करना है और आगे आपको चाहिए ही नहीं। ठीक। और अपवर्क के ऊपर लेट्स से अगर मैं अपवर्क का बनाना चाह रहा हूँ, फाइवर में मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो क्या मैं अपवर्क को किस तरीके से बना सकता हूँ और उसको ऑप्टिमाइज किस तरीके से कर सकता हूँ? आई थिंक आपको ना हमें लाइक कोई भी वट एवर द न्यू पर्सन इज, एक नया पर्सन है उसने शुरू किया, तो उसको वेरियस मेथड्स ट्राई करने चाहिए सारे, उसमें से एक चलता है। जैसे गिग्स भी आप 3 सर्विसेज लॉन्च करते हो, एक चल जाती है, जो चल जाती है वो फिर रैंक हो जाती है, तो ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें चलें, जो चलती है फिर हम उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। या आपके लिए सूटेबल में भी फाइवर हो, किसी और के लिए अपवर्क हो, तो ये भी एक टाइप है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं किस टाइप का बंदा हूँ? मतलब व्हेन यू विल स्टार्ट विद बोथ, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मॉडल आपके लिए सूटेबल है। एक में बिड्स करनी होती हैं, एक में क्लाइंट आपके गिग देख के आता है। लेट्स सपोज किसी ने बजट 50 रखा हुआ है, अब 50 पे 20 लोग अप्लाई कर रहे हैं, एक पर्सन के रिव्यूज़ 500, एक पर्सन की न्यू प्रोफाइल है, क्लाइंट न्यू प्रोफाइल पे क्यों आएगा? डेफिनेटली पुराने की तरफ जाएगा। तो यू हैव टू थिंक अबाउट द स्ट्रैटेजी फॉर द न्यू प्रोफाइल कि आप क्लाइंट को थोड़ा सा कम प्राइस में देंगे और जल्दी देंगे। फ्री सैम्पल्स में मे बी फ्री सैम्पल्स और समथिंग लाइक दिस। वो एलेक्स हॉर्मोजी की इसके बारे में कोट भी है ना कि आप अगर स्टार्ट कर रहे हो बिल्कुल, तो एक ऐसी ऑफ़र अपने क्लाइंट को दो कि जिसको वो अगर नो करे तो वो अपने आप को स्टूपिड समझे। तो और शुरू में आप अगर सीखना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल से शुरू में लोग फ्री में भी काम करके देते हैं, जस्ट टू बिल्ड द पोर्टफोलियो, जस्ट टू बिल्ड द रेपुटेशन इन द मार्केट, टेस्टिमोनियल्स लेने के लिए। यस। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप मैं हूँ मिसाल है, तो मैं 15 दिन अगर फ्री में काम कर रहा हूँ, उससे मेरी लाइफ बन जाती है। तो व्हाट्स बैड इन दिस? लाइक कुछ भी नहीं है। मेरी अपनी स्किल्स पॉलिश हो रही हैं, वैसे भी तो टाइम में वेस्ट ही कर रहा हूँ ना, या फिर मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जो जहाँ से मैं वो टाइम निकाल के ये वाला टाइम है वो मैं बना सकता हूँ, फ्री सैंपल्स वाला, या फिर इस तरह का कि मैं फ्री काम कर लूँ कुछ क्लाइंट्स का। आपने क्या फ्री सैंपल्स बनाए थे जब आपने स्टार्ट किया? कभी बनाने पड़ते थे, वेरी करता है वो क्लाइंट टू क्लाइंट, लेकिन कभी बनाने पड़ते हैं। अभी भी कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनके लिए हम बना देते हैं। परफेक्ट। मुझे अभी आपका ओवरऑल कैसा मतलब
जो एजेंसी आपने फ्रीलांसिंग से एजेंसी के ऊपर स्विच किया तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ देखने को मिला और बहुत चीज़ें पॉलिश हुई। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल। सही। उसमें ऑपरेशंस की तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आई होगी, प्रोज एंड कॉन्स बता सकते हैं? हाँ बता सकता हूँ मैं। एजेंसी में जो है नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो है ना आपके लिमिटेड नहीं होता। व्हेन आई वाज वर्किंग एज अ फ्रीलांसर तो मेरे पास 24 घंटे हैं और जिसमें से 8 घंटे मुझे सोना है, बाकी घर के कामकाज भी देखने हैं, डेली रूटीन भी देखनी है और काम भी करना है। व्हेन यू आर स्विचिंग टू एन एजेंसी तो उसके बाद आपके पास नंबर ऑफ पर्सन्स और डिज़ाइनर्स बढ़ते चले जाते हैं विद द सेल्स पर्सन एज वेल, ताकि आपके प्रोजेक्ट्स भी इंक्रीज होते चले जाएं। लेकिन ये सब कुछ तब सस्टेनेबल होता है जब आपका क्लाइंट सेटिस्फाई। अगर क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होता तो आप आपके सेल्स की टीम भी जितनी बड़ी भी हो तो फ़ायदा नहीं है। और ये तो हो गया, एक प्रो हो गया, और कॉन्स? मेरे ख्याल से कोई नुकसान नहीं है एजेंसी का, बट क्वालिटी और ओवरऑल जो है आपको कमिटमेंट्स वो बहुत पूरी करनी पड़ती हैं। इफ़ यू आर अनेबल टू डू दैट, लेट्स सपोज आई एम शोइंग कि आई एम एन एजेंसी लेकिन मैं हूँ अकेला, तो मेरे पास 10 प्रोजेक्ट हैं तो आई एम अनेबल टू हैंडल। इफ़ आई विल आउटसोर्स तो वो प्रोजेक्ट की क्वालिटी ख़राब होगी, मेरा नाम ख़राब होगा, मेरी प्रोफाइल ख़राब होगी। इफ़ यू आर गोइंग फॉर एन एजेंसी तो प्रोफेशनली जाएं और गुड क्वालिटी एम्प्लॉयज़ के साथ या फिर अपने कोलीग्स के साथ जाएं और फिर शुरू करें रिलायबल। एक जो कौन है एजेंसी मॉडल का, वो ये डेफिनेटली है कि स्टार्ट में आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत डाउन जाता है। हाँ ऐसे होता है व्हेन यू आर हायरिंग न्यू पर्सन्स फॉर न्यू थिंग्स, तो और यू आर टेस्टिंग थिंग्स, तो ये चीज़ें आती हैं। लेकिन ये है कि इफ़ यू हैव अ गुड स्ट्रैटेजी, अगेन स्ट्रैटेजी इज़ एवरीथिंग। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी अच्छी है तो फिर आप नहीं फेल करते, और आप रिक्वायरमेंट से थोड़ा ज़्यादा ऐड करें, बहुत ज़्यादा ना ऐड करें, तो फिर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। And what's that secret strategy जिसके बारे में आप अभी अच्छा, तो सीक्रेट स्ट्रैटेजी वो ये है कि सप्लाई एंड डिमांड पूरी होनी चाहिए। और जैसे लेट्स सपोज मुझे हमारे 100 प्रोजेक्ट्स हैं महीने के, तो मैं 120 की कैपेसिटी रखूं कि मेरे जितने भी ऑफिस में 120 प्रोजेक्ट्स कर सकें, 20 एक्स्ट्रा अगर इन केस हो जाता है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे 10 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और मैं 20 रख रहा हूँ, तो इट कैन इम्पैक्ट। इनिशियली थोड़ा सा फ़र्क आता है, लेकिन होता यह है कि जब आप सेल्स में भी फिर आप बूम करते हैं, जब आप बूम करते हैं तो वो फ़र्क निगलेक्ट हो जाता है। इवन आपके प्रॉफिट मार्जिन स्ट्रेच होते हैं, लेकिन जो स्ट्रेच हुए हुए प्रॉफिट मार्जिन है वो पहले से भी बहुत ज़्यादा होता है। नंबर ज़्यादा होते हैं उसमें। यस। एक कोई भी फ्रीलांसर के लिए कौन सा परफेक्ट, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे भी ये सवाल किया कि कौन सा ऐसा परफेक्ट टाइम है जो हमें पता हो कि हाँ अब हमने फ्रीलांसिंग से एजेंसी मॉडल पे शिफ्ट करना है। If you are unable to handle your projects, let's suppose you have enough work. Let's suppose when I was working, तो हमने ऐसे किया था कि we started with remote team. कुछ लोग हमने प्रोजेक्ट बेसिस हायर किए, देन हमने उसको पर मंथ रख लिया, तो हमारी रिमोट टीम बन गई। हमारे पास सस्टेनेबल रिमोट टीम हो गई। देन वी स्टार्टेड फिजिकल ऑफिस। हमारा काम चल रहा था, हमने फिजिकल ऑफिस में काम करना शुरू कर दिया ताकि चीज़ें हमारी डिस्टर्ब ना हो। थोड़ा सा कैपिटल भी वहाँ से बन गया रिमोट टीम से। और सिस्टम्स बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी चीज़ें सब कुछ बनती चली जाएं, ऑटोमेटिक होती चली जाएं। तो जब एजेंसी में आप बनाते हैं तो आपको सिस्टम्स भी क्रिएट करने पड़ते हैं, जो हायरार्की होती है हर चीज़ की, कि प्रोजेक्ट इनिशिएट कैसे होगा, जाएगा कैसे, क्वालिटी एश्योरेंस कैसे होगी, XYZ, डेडलाइन कैसे मीट होगी। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्चुअल और जो फिजिकल एजेंसीज हैं उसमें आपको कौन सा मतलब मॉडल ठीक लगता है, कि वर्चुअल एजेंसी का मॉडल ठीक है या फिर फिजिकल? आई थिंक दोनों ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये एक रिक्वायरमेंट पे होता है। लेट्स सपोज इफ देयर इज सम कंपनी, उनकी डिमांड एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कम ही रहेंगे, 20 ही रहेंगे, और उनका ज़्यादा प्रोडक्ट बेस्ड काम है और वो घर बैठ के भी हो सकता है या रिमोट भी हो सकता है, तो डेफिनेटली वर्चुअल एजेंसी इज़ बेस्ट। आपके प्रॉफिट मार्जिन स्क्वीज नहीं होंगे और आप अच्छे तरीके से घर से भी मतलब उसी तरह काम कर सकते हैं जिस तरह ऑफिस है। आवर मॉडल वाज प्रोडक्ट सर्विस बेस्ड, तो हमें स्केल करने के लिए फिजिकली ऑफिस स्टार्ट करना ही था। इवन नाउ वी आर अप सेलिंग आवर ऑफिस एज वेल। हमारी टीम जो मीटिंग्स करती है तो वो नज़र आ रहा होता है ऑफिस टीम काम कर रही है, तो ये भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है
क्लाइंट और प्रोजेक्ट्स के साथ आ जाता है हमारे पास ना। और इफ़ यू विल बिहेव प्रोफेशनली तो क्लाइंट बजट पे भी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करता फिजिकल ऑफिस में। वो तो आप एक बैकग्राउंड इमेज लगा के गूगल पे या जूम मीटिंग पे कर सकते हो किसी हद तक। वो कर लेंगे, लेकिन आप अपनी फिर प्रेजेंस, फिर उसके साथ साथ डिजिटल प्रेजेंस भी बनाते हैं। हमारा ऑफिस हर जगह शोकेस हुआ हुआ, कोई भी गूगल करेगा लिंक्सफाई तो आ जाएगा सामने। ये भी एक प्रो है। तो वो तो एक वेबसाइट से भी हो सकता है वैसे, कि आपकी अगर सर्विस लेट से अगर आप सर्विस बेस में हो और आपकी एक वेबसाइट है जहाँ पे आपका सब कुछ मेंशन है, अचीवमेंट्स मेंशन है, बेशक वो वर्चुअल एक एजेंसी है। और क्लाइंट्स फॉलो आवर कंटेंट एज वेल, वो देख रहे होते हैं कि हमारी टीम में कौन कौन से पर्सन्स हैं, स्पेसिफिकली कौन क्या करता है, उनको ये भी पता होता है। इवन हम लोग लाइक हमारी टीम वो जब क्लाइंट से बात भी करती है तो वो स्पेसिफाई भी करते हैं दिस इज जैन फ्रॉम लिंक्सफाई सॉल्यूशंस XYZ। उनको पता होता है कि अभी मैं इस पर्सन से बात कर रहा हूँ जस्ट फॉर द पर्सनलाइजेशन टच, और फिर वो एक अच्छा इंप्रेशन भी जाता है। ठीक, परफेक्ट। उसके अलावा आजकल स्ट्रगल्स कौन से चल रहे हैं? नाउ सिंस यू आर अर्निंग $30,000 ऑन एवरेज पर मंथ, तो एक नॉर्मल पाकिस्तानी के लिए या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए इट्स अ बिग अमाउंट, और सबका गोल यही होता है ऐसे। तो आप बता दें कि उस स्टेज के ऊपर पहुंच कर कैसा फील होता है, या आपको अब आपके नेक्स्ट गोल्स क्या हैं, या अभी के लिए क्या स्ट्रगल्स हैं? अच्छा फील होता है इफ यू आर अचीविंग सम गोल, तो आपका एक अगला टारगेट बन जाता है ऑटोमेटिकली भी। अगर आप काम करना चाहते हैं, अगर आप एक जगह स्टैटिक रहना चाहते हैं देन इट्स फाइन। कुछ लोगों के कुछ गोल्स होते हैं, उसके बाद वो कहते हैं बस ठीक है ये हमारा गोल पूरा हो गया, उसके बाद हम रुक जाते हैं, मतलब इतना चल रहा है बस फाइन। लेकिन हमारे एज सच अभी वो गोल्स मीट नहीं हुआ है। दिस वॉज माइलस्टोन जो हमने कर लिया है अचीव। अभी हमारी कुछ चीज़ों पर काम चल रहा है। हमारा प्लान ये है कि एज सून एज पॉसिबल इसको इंक्रीज़ किया जाए, और काफ़ी चीज़ों पे हम काम कर भी रहे हैं। इट्स गोइंग गुड माशाल्लाह। और व्हाट्स द नेक्स्ट गोल? व्हाट्स द नेक्स्ट गोल? क्वालिटी सर्विस जो है हमने उसकी क्वालिटी और भी इम्प्रूव करनी है। अगर लेट्स सपोज 100 में से एक क्लाइंट हमारा ना खुश है तो वो क्यों है? डू यू थिंक कि इतना स्पेसिफिकली बट हम इम्प्रूव 100% नहीं हो सकती। ये एक मैंने एग्जांपल दी है। मे बी हमारे 5 हो तो 2 बेहतर हो सकें। तो टीम इम्प्रूवमेंट, टीम इंक्रीज, रिसोर्सेज इंक्रीज, तो ये सब कुछ इस पर ही काम हो रहा है। सेल्स को बढ़ाना है। लाइक टारगेट तो ये है कि $1 लाख पर मंथ। और कब तक प्लान है इसको अचीव करने का? इसको तो टाइम लगेगा अभी। फिलहाल हमारा जो दरमियान वाला टारगेट है वो है 50,000, 70,000 देन 100K। कब तक वैसे आपने कोई स्पेसिफिक नंबर सेट किया है? आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम आराम से 50,000+ अचीव कर रहे होंगे। वी आर वेरी नियर अल्हम्दुलिल्लाह, और थिंग्स आर गोइंग गुड। स्ट्रैटेजीज आर वर्किंग। जो हमने स्ट्रैटेजीज बनाई थी स्पेसिफिक चीज़ों के लिए, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल वी आर वर्किंग लेस, वी आर गेटिंग मोर। दिस वाज द स्ट्रैटेजी। जो भी स्ट्रैटेजी थी हमने बनाई थी उससे हमें एक फ़ायदा हुआ। नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कम हो गए, क्वालिटी काम कर रहे हैं, क्वालिटी वाले काम कर रहे हैं, क्वालिटी लीड्स आ रही हैं। तो ये हमें एक अच्छा बेनिफिट हुआ एक स्ट्रैटेजी से रिसेंटली हमने बनाई थी। तो ये वाली चीज़ें हैं जो आपको अप टू डेट रखनी पड़ती हैं अपनी एजेंसी में इफ़ यू वांट टू सस्टेन द लेवल। वरना आप काम तो वही काम आप सस्ते में भी करोगे तो आपका बर्डनाइज हो जाएंगे, काम बहुत ज़्यादा होगा, प्राइसिंग नहीं होगी, तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। चलें, आई होप आपका ये टारगेट इंशाल्लाह जल्द अचीव होगा इंशाल्लाह, और फिर हम आपसे एक मास्टर क्लास लेंगे कि हाउ टू अर्न 50,000, और फिर एक थर्ड मास्टर क्लास होगी कि हाउ टू अर्न 100K इंशाल्लाह। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। मेजर चीज़ है डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, लर्निंग। मैंने वो चीज़ें भी सीखी जो मैं नहीं सीखना चाहता था, क्योंकि करना था। मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? मुझे तो चीज़ें आनी चाहिए। हु विल लुक आफ्टर द थिंग्स? तो ये सारी चीज़ें जब स्टार्ट किया था तो ये प्रॉब्लम्स फेस हुई थी कि ये नहीं हो पाएगा, या फिर कुछ इस तरीके से आपको लगा हो कि नहीं ये गलत एक रास्ता है, या कभी आपने ये सोचा हो कि नहीं ये मुझे छोड़ देना चाहिए काम? आई वॉज इन पिच डेक दैट टाइम, तो लोग बहुत अंडररेटेड लाइक इसको रखते थे। दिस इज़ द प्रेजेंटेशन, इससे तो कुछ नहीं होता। बट वी आर रनिंग अ टीम
हाँ ऑन द बिहाफ ऑफ पिच डेक डिज़ाइन। लाइक हमारा ज़्यादा काम पिच डेक का है, बाकी पार्ट ऑफ सर्विसेज और भी हैं। कभी सोचा ही कि मतलब ये सब कुछ बंद कर के? नहीं, क्यों? कभी नहीं आया? नहीं कभी कोई होता है ना, और चीज़ें साथ इंक्रीज होती चली जा रही हैं, लेकिन जो हमने जिस चीज़ से स्टार्ट किया था वो तो आज भी हमारा एक्सेलेंट और लाइक मोस्ट सेलिंग है। नहीं कभी होता है ना कि किसी वक्त इंसान बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है और उस वक्त वो कहता है कि शायद हाँ, मैंने गलत डिसीजन ले लिया था ये स्टार्ट करके। अच्छा, इंसान बर्नआउट होता है काफ़ी दफ़ा, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हाँ आइदर यू आर अर्निंग वेरी गुड अमाउंट, आप बर्नआउट होते हैं, चीज़ें ख़राब होती हैं, लेकिन बात ये है कि आपको लॉन्ग टर्म विजन के साथ चलना है, तो आपको प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस निकालने पीछे नहीं हटना। कोई भी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आता है, एट सर्टेन पॉइंट आपके पास सोल्यूशन होगा, लेकिन आपको उसको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। और मुश्किलात काफ़ी आएंगी, सब्र से काम लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल। आपके टीम मेंबर्स ने मुझे बताया कि आई थिंक सो यू आर द बेस्ट सेल्स पर्सन इन योर टीम एज वेल। आई डोंट नो, मे बी उनको लगता हो, बट आई थिंक स्टिल आई एम लर्निंग फ्यू थिंग्स एज वेल, बट मे बी बेस्ट इन द टीम फॉर नाउ। तो वो वाली सेल्स की ट्रिक्स अगर आप शेयर कर सकें हमारे साथ। तो सबसे पहले तो आप देखें क्लाइंट किस तरह का है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। इफ़ यू आर पिचिंग मोर, इट मस्ट बी विद सम रीज़न, नॉट अ स्टूपिड लाइक किसी को भी मैं पिच कर दूं, हाँ ठीक है मैं ऐसे ही पिच कर देता हूँ। कोई रीज़न होना चाहिए। लेट्स सपोज इफ़ वी आर डिलीवरिंग एक्सप्रेस फॉर एनीथिंग, हम क्लाइंट को जल्दी चाहिए, तो फिर एक्स्ट्रा पिच करते हुए आपको समझ भी आती है। इफ़ वर्क इज़ आउट ऑफ द और लाइक जो हमारा गिग है उससे बढ़ रहा है, तो फिर आप पिच करें। तो इसके मल्टीपल वो होते हैं। और एक और चीज़ मैं जो मोस्टली यूज़ करता था वो ये था कि मैं मल्टीपल ऑफर देता था क्लाइंट को, 2 से 3 तरह की, कि चूज़ करे, क्लाइंट के हाथ में स्टीयरिंग है। स्टैंडर्ड बेसिक, यस, एक कोई भी एक चीज़ है, एक ही प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके 3 तरह की वैरायटी है। तो क्लाइंट अगर मिडिल के साथ भी जाता है तो हमने बेसिक को क्रॉस कर लिया। इंडिया के बारे में मैं बड़ा देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एडवांस में जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आईटी और ये सारी एजेंसीज और सारा कुछ। हमारी इंस्पिरेशन अब नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट जो गोल है इस पूरे कंटेंट क्रिएशन और ये सारा एजेंसी मॉडल को लेके, वो भी एक इंडिया की एक एजेंसी से आ रहा है। अच्छा, इंडिया वाले ना आई थिंक ज़्यादा प्रोफेशनल है, मतलब इन टर्म ऑफ वर्क एथिक्स एंड एवरीथिंग, और दे आर स्टिक एट सम प्राइसिंग। सेल्स की अगर मैं बात करूँ, वो ना उससे नीचे नहीं आते। उनका एक स्टैंडर्ड है, उन्होंने सेट किया हुआ है, वो ना गिरते नहीं है। हमारे पाकिस्तानी, बांग्लादेश जो ये वाली मार्केट है ना, अब उन्होंने जब वो सेट किया तो उनकी वैल्यू बनना शुरू हो गई है, और उनके पास नंबर ऑफ पर्सन भी बहुत ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है, आबादी, तो मल्टीपल चीज़ें। मेरा तो वैसे ड्रीम है कि मैं इंडिया जाऊँ, मतलब इंडिया जाऊँ कभी, और वो हमारी तरह ही थे, और मैं देखूँ कि वो आगे कैसे गए और किस तरह, मतलब क्या ऐसे उन्होंने चीज़ें की हैं जो वो आगे चलेगा और हम मतलब थोड़ा सा सफ़र कर रहे हैं। जेन्युइन। मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर इंडिया और पाकिस्तान एक होते ना, तो शायद फर्स्ट या सेकंड पे तो ना आते, लेकिन थर्ड सुपर पावर हो सकते थे ऐसे ही है। बहुत इजीली। हमारे लिए भी कितनी अपॉर्चुनिटीज़ होती। आपको हायरिंग के मसले आते होंगे अपनी एजेंसी में, पूरे 1.5 अरब की आवाम से आप जब हायरिंग करोगे तो इतने मसले नहीं हो पाएंगे। ऐसे ही है। और अभी तक हमें भी जो सबसे मेजर मसला आ रहा है वो यही है, ये हायरिंग का। फ्रीलांसिंग में ना आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, टेंशन नहीं होती इतनी। कॉन्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, और आप जब बिल्कुल, और आपकी वो थोड़ी जॉब नहीं, आपकी 24 घंटे की जॉब हो जाती है 100%। इफ यू आर एट मैनेजरियल पोजीशन। हाँ, ये मैंने चीज़ देखी थी, नोट की थी कि जब मैं फ्रीलांसिंग बेसिस पे या आउटसोर्स मॉडल पे कर रहा था, 4-5 प्रोजेक्ट करो आप, अच्छे 2-4 महीने गुजारो, मतलब आपका आराम से चिल करो, ट्रैवल करो। और अब आपके लिए, मतलब हमारे में लेट्स सपोज आप हो, तो आपकी जितनी भी टीम है आपके ऊपर जिम्मेदारी है। इफ आई एम एट सम बिगर पोजीशन, जितनी बड़ी पोजीशन पे हम होते हैं उतनी ज़्यादा हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, लेकिन हमारे साथ वाले जो होते हैं उनको लग रहा होता है सबसे चली है, लेकिन ये नहीं पता कि बैक एंड पे क्या रहे हैं। हाँ, रात को ना ये सोच के सोना पड़ता है कि सुबह सारे प्रोजेक्ट्स, सारे बॉयज बिजी हैं, सारी टीम बिजी है या नहीं बिजी, हमें काम से, और हमें कौन से चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट करनी है। क्योंकि वो तो प्रोजेक्ट ही कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट जो कंपनी की हो रही है वो तो सारी ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट सिस्टम्स में, हायरिंग में, ओवरऑल टेक्नोलॉजी में और न्यू रिसोर्सेज में, वो सब तो मतलब बैक एंड पे हम लोग ही कर रहे होते हैं ना। लेकिन नज़र नहीं आता वो तो कोई काम ही नहीं है इनके मुताबिक। मतलब मल्टीपल
ओपिनियंस के मुताबिक। अच्छा, वैसे अगर आपको कोई इस तरीके की कोई स्ट्रगल याद है कि मेरी तो मतलब जेन्युइन बहुत सारी हाँ, आपको कोई स्ट्रगल? मैं बहुत रातों को जागा हूँ सिर्फ क्लाइंट्स के काम करने के लिए। यही एक बात थी जिसकी वजह से मुझे शुरू में प्रोजेक्ट मिल गया। हाँ। क्योंकि डेडलाइन होती थी 8 घंटे की, जो मुझे बाय रिक्वेस्ट से क्लाइंट मिला, उसका यही मसला था कि उसको चाहिए बहुत जल्दी होता था। हाँ। कोई जो प्रोफेशनल एजेंसी है वो नहीं कर सकती इस तरह। तो यही एक वजह होती है जिस कोई एक मतलब ना आप उनको फ़ायदा देते हो जिसकी वजह से वो आपके पास स्टिक करते हैं, आपके पास रहते हैं, और आप उनको वैल्यू भी उस तरह पर और प्राइसिंग भी आप कम करते हो, वैल्यू ज़्यादा देते हो, क्योंकि आप नए हो तो क्लाइंट तो आपके पास इसलिए आता है। तो मैंने मतलब शुरू में इनिशियली व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, तो मैंने बहुत ही टाइम रातें जागी हैं सिर्फ काम करने के लिए, तो जिसके नतीजे में मतलब काफ़ी फ़ायदा हुआ लॉन्ग टर्म। उस वक्त तो नहीं लगता है कि बस चलो यही है, इसमें ही बस ये प्रोजेक्ट पूरा होगा और ये आ जाएगा। हाँ। लेकिन लॉन्ग टर्म में उससे बड़ा फ़ायदा होता है आपको। बिल्कुल। अच्छा, तो अभी हम ट्रैवलिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जी जी। आपने ट्रैवलिंग के बारे में आपने 5 कंट्रीज विजिट की, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस सो फार? अच्छा, एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग, और हर स्टेप पे आपकी लर्निंग होती है। और जो ट्रैवलिंग है इट्स नॉट अ खर्चा जो हम बेसिक हम समझते हैं कि ये खर्चा है। ये खर्चा नहीं होता, ये एक सेल्फ इन्वेस्टमेंट होती है जिससे आप हर बहुत मतलब एक सिर्फ आप अपनी ट्रैवलिंग टूर्स है जहाँ भी आप जा रहे हो या जो भी आपका टूर है, उससे आप इंटरनेशनल से तो बहुत ज़्यादा सीखते हो, लोकल से भी सीखते हो, इंटरनेशनल से बहुत ज़्यादा सीखते हो, क्योंकि आप टोटली नए कल्चर में जाते हो, वहाँ पे देखते हो कि किसी और कंट्री में किस तरह चीज़ें चल रही हैं, हम यहाँ पे क्या अडाप्ट कर सकते हैं, हम कहाँ पे पीछे हैं, वो कंट्री कहाँ पे पीछे है, और हमें सोचने की कैपेबिलिटी भी बहुत इंक्रीज़ होती है। जब हमने कोई चीज़ देखी नहीं होती तो हमें पता ही नहीं होता। जब हम ओवरऑल पूरी दुनिया में घूमते हैं तो फिर हमें काफ़ी चीज़ें ना सोचने का हमारा जाविया बहुत बढ़ जाता है। लेट्स सपोज इफ़ वी आर इन स्मॉल टाउन, किसी भी शहर में पाकिस्तान के, तो हमारे लिए एक छोटी सी अमाउंट भी पाकिस्तानी रुपीज़ में बहुत बहुत होगी। व्हेन यू आर इन इस्लामाबाद तो वो आपके लिए कुछ भी नहीं होगी। तो सेम यही लेवल है, आपके सोचने की कैपेबिलिटी, आपके गोल्स बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप दुबई में हो या यूएस में हो तो फिर आप पाकिस्तान में जो आपको अच्छा लग रहा है वो मे बी वो अच्छा ना लगे वहाँ पे। हाँ बिल्कुल। और अच्छा, आपने 5 कंट्रीज ट्रैवल की, दुबई, आज़रबाईजान, मालदीव्स और एक दो और थी, हाँ सऊदीया, थाईलैंड। सबसे बेस्ट कंट्री, और हर कंट्री से एक एक चीज़ जो आपको सीखने को मिली? हर कंट्री से एक एक चीज़ या कुछ भी पॉजिटिव चीज़, या आपने कहा हो यार ये चीज़ भी होती है? हाँ, सऊदी तो मैं दो दफ़ा गया हूँ, वो तो उम्रा करने गया, और बस काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो स्पिरिचुअल साइड पे। यस। और व्हेन इट्स कम टू द मालदीव्स में क्या था, कोरोना में मेरे दोस्त जा रहे थे, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, पहला मेरा टूर था। लोग हनीमून पे जाते हैं, लेकिन मुझे मिला टूर, मैंने कहा चलो निकलूँ इससे बहाने कि मेरा पासपोर्ट स्टार्ट हो जाए, मैं कहीं चला जाऊँ, जस्ट कि बस ये ना हो कि बस। लेकिन मालदीव्स इज़ सुपर ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत शहर है वो मुल्क है, और उसमें मल्टीपल आइलैंड्स हैं, और वो आइलैंड्स के बिहाफ पे चलता है। तो मालदीव्स का एक्सपीरियंस भी अच्छा था, सऊदी का तो ऑलवेज अमेजिंग। इसके अलावा थाईलैंड इज़ सुपर गुड। लाइक इसमें ना थाईलैंड को काफ़ी बुरी चीज़ों में बदनाम किया हुआ है, लेकिन ओरिजिनली थाईलैंड की कुछ जगह हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, इवन मोर ब्यूटीफुल देन मालदीव्स। कुछ आइलैंड्स, कुछ चीज़ें हैं वो इतनी साफ़ सुथरी हैं, और जो थाईलैंड के लोग हैं वो भी अच्छे लोग हैं। मतलब ओवरऑल लाइक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इवन तो वहाँ पे सब कुछ लीगल है, लेकिन आपको तंग नहीं करेगा इफ़ यू आर नॉट डिस्टर्बिंग एनीवन। तो यह है कि साफ़ सुथरा है, अच्छा है, चीप है, सुपर चीप। वेकेशंस के लिए अच्छा है। वेकेशंस के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप डेफिनेटली पॉइंट होता है, हर किसी की वेकेशंस की टाइप डिफरेंट होती है। तो मेरा मेन पर्सपेक्टिव था कि मैं वहाँ पे आइलैंड्स देखूँ। लाइक लेट्स सपोज कोई स्कूबा डाइविंग करना चाह रहा है, कोई वाटर एक्टिविटीज़ करना चाह रहा है, कोई स्पीड बोट करना चाह रहा है, इस तरह की चीज़ें। थाईलैंड इसलिए भी मशहूर है, मूवीज़ में काफ़ी उसको बदनाम किया गया है। हाँ, लेकिन खूबसूरत, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। यू कैन टेक अ राइड, मतलब बाइक लो आप और आप कहीं भी चले जाओ पहाड़ों में। पहाड़ भी हैं वहाँ पे, बीचेस भी हैं वहाँ पे, ग्रीनरी भी है वहाँ पे। मैंने तो सारी साइड देखी थी, मतलब मैं 2-3 जगह पे गया था। मैंने माउंटेन एरिया पे भी गया था, बीच वाले एरिया पे भी गया था, तो मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक्सपेंसिव था? नहीं, थाईलैंड इज़ नॉट दैट मच एक्सपेंसिव। लाइक नॉर्मल होटल आपको वहाँ पे 15 से 20 हज़ार में भी मिल जाता है, और 10,000 तक भी मिल जाता है, मिसाल है। तो इट्स नॉट दैट मच एक्सपेंसिव।
नेक्स्ट बाकी कंट्रीज? बाकी आज़रबाईजान से तो हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि वो हमारी रिस्पेक्ट तो बहुत करते हैं, क्योंकि हमने उन्हें एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस काफ़ी हेल्प आउट की थी ओवरऑल, लेकिन हम खुद पीछे रह गए, वो बहुत आगे चले गए। तो थोड़ा सा कहीं दुख भी होता है, वो जिस तरह डेवलपमेंट और हर चीज़ वहाँ पे हो रही है, लाइक इट्स अ काइंड ऑफ मिनी यूरोप टाइप, मतलब हर चीज़ बहुत अच्छी हो चुकी है, साफ़ सुथरा, रीज़नेबल भी बहुत है, मतलब प्राइसिंग किसी चीज़ की कोई एक्सपेंसिव नहीं है। आई डोंट नो ओवरऑल इकॉनमी कैसी है उनकी, लेकिन खूबसूरत, नेचुरली बहुत खूबसूरत। उधर वहाँ पे आपको बर्फ़ भी मिलती है कुछ जगहों पे, कुछ सीजन्स में आपको ग्रीनरी भी मिलती है, आर्टिफिशियल बिल्डिंग्स भी मिलती हैं लाइक यूएई, तो मतलब सही सब कुछ है, मतलब था। आज़रबाईजान इज़ अमेजिंग, मतलब मुझे मौका मिले इन सब में से वापस जाने का तो मैं शायद आज़रबाईजान ही जाऊँगा और एक्सप्लोर करूँगा। हाँ, मुझे लगता है मैंने भी कुछ वीडियोस देखी हैं, आज़रबाईजान काफ़ी क्विक डेवलप हो रही है, बहुत खूबसूरत है और बहुत तेज़ी से, और डेवलपमेंट उनकी बहुत अच्छी हो रही है, मतलब लाइक क्वालिटी वाली हो रही है। आपको लगता नहीं है कि मतलब कोई काम चल रहा है या क्या है, मतलब ओवरऑल इट्स अप टू द मार्क। और दुबई तो आई डोंट लाइक दुबई, पता नहीं क्यों, लेकिन आई डोंट लाइक दुबई क्योंकि उधर ना बहुत आर्टिफिशियल बिल्डिंग्स और ये है, और एक दिन पूरा लग जाता है आपने कहीं भी जाना हो, तो इसलिए आई डोंट प्रेफर। ट्रैफिक की वजह से? हाँ, ट्रैफिक और ये वो बड़े रोड, ट्रैफिक बहुत होता है, सिग्नल्स भी हैं, और लंबा रास्ता होता है हर जगह का ना। तो मतलब मैं 1 महीना रहा था दुबई, लेकिन आई डोंट लाइक, मतलब मुझे ना नेचुरल चीज़ें कुछ ज़्यादा फैंटेसाइज करती हैं। लेट्स सपोज जो भी हो, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों मिसाल है, ना कि इंसानों की बनाई हुई बिल्डिंग्स वगैरह ये फैसिनेट नहीं करती। इट डिपेंड्स कि आप किस मतलब अप्रोच के साथ जा रहे हो। एग्जैक्टली, हर पर्सन की अपनी अप्रोच होती है, अपना माइंडसेट होता है। अगर आप बिजनेस के लिए जा रहे हो तो आप मालदीव्स नहीं जाओगे। यस, डेफिनेटली। तो आप मे बी आप दुबई ही चूज करोगे, दुबई में हर चीज़ बेस्ट है। यस, मे बी मैं अपनी एजेंसी भी दुबई में बिजनेस पर्सपेक्टिव से रखूँ। डेफिनेटली घूमने के लिए एक दो दफ़ा तो जाना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ना जाएं, जाना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, बट रेगुलर जाने वाली जगह है। और वो कहते हैं एक बकेट लिस्ट में है मेरे दुबई में काम, तो मैं शायद जाऊँ दोबारा। हाँ, इंशाल्लाह। वो एक कोड भी है कि जितना आप ज़्यादा ट्रैवल करते हो ना, उतना आप ज़्यादा काम कर सकते हो, ऐसे है, और उतना ज़्यादा एफिशिएंट हो सकते हो। और ये चीज़ मैंने देखी है वैसे, जब मैंने कभी कई बार खुद में बहुत ज़्यादा लो प्रोडक्टिव हो जाता हूँ। अगर मैं जितना मर्जी एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड भी कर दूँ ना, तो मैं एफिशिएंट नहीं होऊंगा। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप एक फ्रेश माइंड के साथ आओ तो आप 8 घंटों का काम 2 घंटों में कर सकते हो। और ये तो बात बिल्कुल ठीक है आपकी। और इसके अलावा एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, व्हेन आई वाज इन वेकेशंस, कहीं भी हूँ मैं, कहीं भी गया हूँ, काम से बाहर हूँ, मेरे दिमाग में ना कोई ऐसी चीज़ आएगी जो मुझे कभी भी काम में बैठ के नहीं आ सकती, भले वो काम से रेलिवेंट ही हो। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ आपको कभी कभार इसी तरह ही आती हैं, क्योंकि आप उस एक सर्कल से निकलते हो, सर्कल को ब्रेक करते हो, आपको पता है कि पीछे सब कुछ स्मूथली, और आपको अपनी आउट ऑफ द ऑफिस जाना है, और आपके दिमाग में वो चीज़ें भी आ जाएंगी जो शायद आपको नॉर्मल डेज में ना आए। तो ये कि काफ़ी प्रोडक्टिविटी होती है, ब्रेक्स लेने चाहिए। आपने मेंशन किया आपके फ्यूचर प्लान्स हैं, आप अपनी एजेंसी दुबई में शिफ्ट करना चाह रहे हो। Tell us more about that. We might shift our sales team somewhere, maybe Dubai, maybe Germany, maybe US. अभी तो इस पर कोई वर्किंग नहीं किया हमने, मतलब कोई काम नहीं किया, लेकिन हमारा प्लान है कि सेल्स टीम शुड बी आउट ऑफ पाकिस्तान, सो we should have enough leads other than platforms, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। उसके कोई और बेनिफिट्स, मतलब वो ज़्यादा हाई टिकट होते हैं, पर्सनल कनेक्शंस क्लाइंट से बनते हैं। इट्स मतलब मेरे ख्याल से तो ये तो हमारे एट सर्टेन पॉइंट हर एजेंसी को करना पड़ता इफ़ यू वांट टू ग्रो, क्योंकि देयर आर सम कैप्स इन द यू नो, जो ये वाला हमारा है मॉडल, तो आप प्लेटफॉर्म्स पे कैप होती है, उतना आप हिट कर सकते हो, उसके बाद आपको या इधर आप मल्टीपल अकाउंट्स के साथ काम करो या मल्टीपल आप प्लेटफॉर्म्स पे चले जाओ, तो इट्स नॉट अ गुड अप्रोच। वी वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, कि हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हों, एक टीम हमारी कहीं आउट ऑफ द पाकिस्तान भी होनी चाहिए फॉर सेल्स। बिल्कुल नहीं, और इट्स एक्सपीरियंस डेफिनेटली। और अगेन एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, तो फिर ही आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे, उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर आपको पता लगेगा कहाँ फेल क्या हुआ और सक्सेसफुल क्या। एक और चीज़, वहाँ जब हमारी सेल्स की टीम होगी ना, तो वो जो प्रोजेक्ट क्लोज करेगी वो वहाँ के अकॉर्डिंगली करेगी। हाँ, अभी हम जो कर रहे थे वो यहाँ के अकॉर्डिंगली कर रहे होते हैं। हाँ, तो वहाँ के अकॉर्डिंगली करेगी तो हमारे यहाँ के 10 प्रोजेक्ट वहाँ के 1 के बराबर होगा, तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगी। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ये है कि अगर मतलब आप मेनली ग्राफिक डिज़ाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो और आप प्रोजेक्ट बेसिस पे मतलब काम कर रहे हैं,
अभी के लिए? ग्राफिक डिज़ाइन और भी मल्टीपल चीज़ें हैं, मतलब लाइक अभी कुछ और चीज़ें भी हैं, लाइक वेब वाली साइड भी है, वो भी कुछ काम कर रहे हैं हम, तो मेजर हमारा ग्राफिक का ही है। लेकिन तो हाउ डज दैट वर्क? मतलब आप वहाँ पर जाकर किसी एक एजेंट B2B में आप सर्विसेज प्रोवाइड करोगे? हम लेट्स सपोज वी आर सेलिंग आवर सर्विसेज, डेफिनेटली हम आज भी सर्विसेज वहीं बेच रहे हैं, लेकिन वाया प्लेटफॉर्म बेच रहे हैं। वहाँ के लोगों को आज भी सर्विसेज चाहिए होती हैं, ये डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट रिलेटेड, मे बी मार्केटिंग रिलेटेड, लेकिन वो जो वहाँ की एजेंसी से कराते हैं, हम वहाँ पे एज अ कंपनी रजिस्टर करके वहाँ कर सकते हैं, या फिर वहाँ अपना कोई पार्टनर ऐड कर सकते हैं। मे बी ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, अगर मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कि आप अपना वहाँ का ही पार्टनर ऐड कर लो, आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। हाँ, वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, तो आप उसके साथ पार्टनर करके आप स्टार्ट कर लो। तो ये भी एक अच्छा आइडिया होता है। लेट्स सी हाउ थिंग्स प्रोसीड, तो उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे। बिल्कुल, अभी तो सोचा नहीं है, लेकिन ये तो सब माइंड मैपिंग है। और हाँ, नहीं, एक आइडिया ही होता है, फिर उसको आराम से एग्जीक्यूशन की तरफ जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया था कि अभी तक का आपका ग्राफिक डिज़ाइन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा था, कैसा था, क्या था और कितने का था? इन PKR और इन डॉलर्स? अप टू यू, आप बता दें। आई थिंक $3,500 या $4,000 का था। अच्छा, एक प्रोजेक्ट की बात हो रही है। अगर रिटर्निंग की बात, एक क्लाइंट के कितने हैं तो वो डिफरेंट है। एक प्रोजेक्ट की बात हो रही है, और वो काम बहुत थोड़ा सा था। वो स्ट्रैटेजी उस प्रोजेक्ट के पीछे अच्छी थी जो हमने क्लोज किया था, और कस्टमर सर्विस अच्छी थी, डिलीवरी अच्छी थी, एंड ओवरऑल दैट। लेकिन काम तो शायद 3 या 4 दिन का प्रोजेक्ट होगा मेबी। और वो क्या प्रोजेक्ट था? एक पिच डेक था, दैट वाज पिच डेक। अच्छा, तो एक मतलब उसमें 4,000 क्यों और बाकी लोग क्यों होता है? उसमें क्लाइंट वाज फ्रॉम कुवैत, तो मल्टीपल पर्सपेक्टिव है। ही वाज अ रिटर्निंग क्लाइंट, ही हैड गुड पोटेंशियल, ही वाज लुकिंग फॉर गुड क्वालिटी, एंड गुड क्वालिटी कम्स एट अ प्राइस। अगर कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनर अपनी सर्विसेज या आप पहले आप अपना एक रिटेनर बता दें, जो आपका सबसे बड़ा रिटेनर प्रोजेक्ट है, कि एक क्लाइंट ने आपको सबसे ज़्यादा कितने पैसे पे किया हुआ है? बहुत, मतलब अगर मैं अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी के बताऊं तो मेरे पास तो एक क्लाइंट है जिससे मैंने 300 से 400 प्रोजेक्ट किया था। 300 से 400 प्रोजेक्ट। दैट वाज द लाइक हाफ ऑफ माय फ्रीलांसिंग। वो ही एक बायर रिक्वेस्ट थी जो मुझे शुरू में हेल्प आउट कर गई। लेकिन ऐसा होता है, हमारे पास कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके साथ हमारे हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, छोटे छोटे हैं, मतलब हंड्रेड्स ऑफ बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं हो सकते, तो हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं मतलब कुछ क्लाइंट्स के साथ हमारे। और नंबर्स बता सकते हैं क्या सबसे बिग रिटेनर के? लाइक टोटल कितना बनेगा? हाँ, मतलब अगर कैलकुलेट नहीं किया, मतलब मे बी 10,000 और $20,000, आई डोंट नो। मैंने कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि मल्टीपल वो ना वेरी करता स्कोप के साथ। अब 10 लेट्स सपोज 100 प्रोजेक्ट किया हमने एक ही क्लाइंट के साथ, लेकिन 100 के स्कोप डिफरेंट है। ठीक, अगर एक ग्राफिक डिज़ाइनर अपना, जिस तरीके से आपने कहा कि $4,000 का एक प्रोजेक्ट आपने किया, वो हमने बीइंग एजेंसी किया। फ्रीलांसर भी चाहे कर सकता है, कुछ डिफिकल्टीज होंगी। क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगे? गुड पोर्टफोलियो, यू शुड हैव बिग नेम्स ऑफ द कंपनीज, लाइक आपके पास नाम आने चाहिए बड़ी कंपनीज के जिनके साथ आपने काम किया हो, विथ लेजिट प्रूफ्स। लाइक इफ मैं शोकेस कर रहा हूँ कि मैंने किसी कोका कोला के साथ किया है फॉर एग्जांपल, तो वो ठीक होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। तो आपके पास पोर्टफोलियो इंटरनेशनल लेवल का होगा और उस प्राइसिंग के हिसाब से होगा, तो यू कैन चार्ज। पोर्टफोलियो प्लस क्रेडिबिलिटी, पोर्टफोलियो, योर प्रोफाइल, योर क्वालिटी, योर सर्विस, सब कुछ आ जाता है इसमें। परफेक्ट। अच्छा, एनीथिंग एल्स जो आप शेयर करना चाहें? मेरे ख्याल से जो मेन चीज़ है वो है एक ही चीज़, वो है कंसिस्टेंसी। हम एक कंसिस्टेंसी, एक अडेप्टेबिलिटी, तो हम चीज़ों को अडाप्ट करें, हम चीज़ों को छोड़ ना दें। अगर मुझे एक चीज़ नहीं आती तो कोई बात नहीं है, तो मुझे सीखना चाहिए। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग। हम लोग जो रह जाते हैं या जो चीज़ें हमसे मिस हो जाती हैं या हम किसी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, इसका मतलब ये होता है कि हम हार मान चुके होते हैं।
हार ना माने, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। आप अपनी जो एफर्ट है वो आप 100% रखें, उसमें आप बेईमानी ना करें अपने साथ। तो आई थिंक इफ़ आई कैन डू समवन एनीवन कैन डू। मतलब कुछ भी लाइफ में इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ बहुत आसान है अगर आप करना चाहते हो तो। बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा, हमारे लास्ट गेस्ट ने आपके लिए, हमारा एक सेगमेंट है या आप इसको कह सकते हो कि कल्चर है कि जो भी गेस्ट आता है वो एक प्रीवियस गेस्ट के क्वेश्चन का आंसर करता है और अगले गेस्ट के लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता है। ठीक है। तो लास्ट जो क्वेश्चन हमारे गेस्ट ने छोड़ा था आपके लिए वो ये था, अगर आप अपने आप को डिफाइन करें काम के अलावा, देन हु आर यू? Who are you? मुश्किल क्वेश्चन छोड़ गया मुझे लगता है हमारे गेस्ट। नहीं, मुश्किल नहीं है। अगर आप अपने, लेट्स से अगर आप सीईओ नहीं हैं, आप अपने काम के अलावा आप अपने आप को कैसे डिफाइन करेंगे? डेली बेसिस पे मैं कुछ ना कुछ न्यू चीज़ कर रहा होता हूँ लाइफ में, वही मेरी लाइफ चल रही होती। और अगर मैं सीईओ ना भी होता तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहा होता। मैं भी फ्रीलांसर होता, मैं भी कोई किसी और चीज़ पे ट्राई कर रहा होता। बिकॉज मैंने मल्टीपल चीज़ें पहले भी ट्राई की। तो ये है कि स्ट्रगल में रुकता नहीं, मतलब ये नहीं कहता कि मैं ये नहीं हुआ तो चलो खैर है, कोई और चीज़। लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट, लर्नर। और इस सब का मतलब ये जो सारी मोटिवेशन है और एक पैशन है आपका, ड्राइविंग फोर्स क्या है इसकी? मतलब नंबर्स हैं क्या? नहीं। फिर मार्केट, पाकिस्तानी मार्केट में इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है डिज़ाइन वाली पार्ट में। और वो क्या क्या इन्फ्लुएंस क्रिएट करना? लाइक वी शुड बी द ट्रेंड सेटर्स नॉट फॉलोअर्स। हम ट्रेंड, हमारी एजेंसी ट्रेंड सेट कर रही हो डिज़ाइन में, ना कि हम फॉलो कर रहे हैं। सेल्स तो एक पार्ट है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द डिज़ाइन पार्ट तो ये एक है चीज़। क्योंकि हमारे पाकिस्तान से बहुत कम कंपनीज हैं जो ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में इन्फ्लुएंस करती हैं, लाइक किसी भी चीज़ में हो वो भले। और वैसे मैंने देखा भी है, ट्रेंड सेटर्स तो आप हैं, काफ़ी सारी एजेंसीज ने आपको देख के कॉपी किया है। इवन दो हमने आपसे इंस्पिरेशन काफ़ी सारी लिया है। इंसान सीखता है, हमने किसी से सीखा, इंसान सीखता है। हाँ। और आपको अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए। और बेहतरीन अक्लमंद वो होता है जो दूसरे की गलती से सीखे। बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है कि हम गलतियाँ करें और फिर सीखें, किसी और से गलती हो गई अगर वो बता रहा है तो वी कैन लर्न फ्रॉम दैट एज वेल। तो ऐसे ही होता है कि आप मल्टीपल, लेट्स सपोज हमने जब एजेंसी बनाई तो 100 ऑलरेडी कंपनीज हैं, उसमें से किसी की कोई अच्छी बात लगी तो वो देख ली, किसी की क्या अच्छी बात थी तो वो हमने ऐड कर ली। तो ऐसे करते करते आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें ले ली जो आपके नीच और आपकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, और जो आपको ठीक नहीं लगता तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये इस तरीके की पॉडकास्ट का भी रीज़न यही है, आपका जो पॉइंट है कि दूसरों की गलतियों से सीखना। आप, मुझे अभी इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ सीखने को मिला, आपके बारे में पता लगा, आपकी स्ट्रगल्स के बारे में पता लगा, आप किन किन फेसेस से गुजरे उनके बारे में पता लगा। और एज आ एजेंसी ओनर माई सेल्फ, मैं भी डेफिनेटली इन्हीं फेसेस से, या फिर हमारी ऑडियंस जो है वो भी इन्हीं फेसेस से गुजरेगी। पहले वो भी फ्रीलांसर्स होंगे जो कि सोच रहे होंगे कि मैं एजेंसी स्टार्ट करूं। तो इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो आपने मिस्टेक की या हमारे गेस्ट आके जो बताएंगे उनसे सब सीख सकें और उसी के ऊपर चीज़ों को डेवलप कर सकें। बाकी थैंक यू सो मच। उस लास्ट फ्यू क्वेश्चंस के 1 मिनट मैसेज, या फिर इट्स टोटली अप टू यू अगेन, कि अगर आप कुछ भी 1 मिनट मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए देना चाहें रिगार्डिंग जो बिजनेस थिंग, तो या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, पूरी कंक्लूजन बता सकते हैं। आई थिंक वही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं हाईलाइट करूँगा कि जो जिस बिहाफ पे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, ये कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिन पे आपको उतरना होगा, तब आपके लिए एक अच्छी अचीवमेंट करना इजी हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स होते हैं। लेट्स सपोज पहली चीज़ ये कि आपने अच्छी चीज़ें सीखनी है मल्टीपल कंपनीज से, या फिर अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, आपको छोड़ नहीं देना चाहिए किसी भी चीज़ को। इफ़ यू आर स्टार्टिंग, स्टिक विद योर मोटो एंड ट्राई अगेन एंड अगेन। शुरू में मुश्किल होती है, कोई बिजनेस शुरू करने में, फ्रीलांसिंग शुरू करने में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अडेप्टेबिलिटी इज़ अ की, कंसिस्टेंसी इज़ अ की। ये दो चीज़ें परफेक्ट। और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, तो एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी कर रहे हैं
जो आपके टाइप की चीज़ है, आप लेट्स सपोज स्किल है ना, आइदर यू आर अ क्रिएटिव, आइदर यू आर गुड इन मार्केटिंग, आइदर यू आर गुड इन कोडिंग, तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स. डोंट गो फॉर एनीथिंग विच इज़ नॉट मेड फॉर यू. आपको खुद को मैं खुद को पहले समझूं कि मुझे किस चीज़ में मज़ा आता है. हमारे जो पाकिस्तान में काफ़ी प्रॉब्लम है कि किसी का मुंह लाल देख के अपने मुंह पे थप्पड़ मार के लाल कर लेंगे. हाँ. ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि किसी के लिए लाल सूटेबल है, किसी के लिए काला कलर सूटेबल है. हाँ. इसी तरह किसी के लिए कौन सी स्किल सूटेबल है, किसी के लिए सेल्स सूटेबल है, किसी के लिए डिज़ाइन सूटेबल है, किसी के लिए मार्केटिंग सूटेबल है. तो अपने आप को समझें, 2-3 चीज़ें सीखने की कोशिश करें जिसमें आप अच्छे हों, जिसमें आपको मज़ा आए, वो चीज़ सीखें और फिर मार्केट में आएँ. परफेक्ट. हमारे नेक्स्ट गेस्ट के लिए कोई क्वेश्चन, जिस तरीके से हमारे पुराने गेस्ट आपके लिए छोड़ के गए थे? लेट मी थिंक. उनसे हम पूछेंगे कि उनकी लाइफ का एम्बैरेसिंग मोमेंट. एम्बैरेसिंग मोमेंट. आपने बार और हाई कर दिया. मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट. इस पूरी पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले एक चीज़ मेरे एम्प्लॉयज़ ने हमसे पूछी थी कि सिंस AI बहुत ज़्यादा अभी आ रहा है इस क्रिएटिव फील्ड में, तो इसमें उनको भी इनसिक्योरिटी थी कि हमारी जॉब्स या फिर आपके प्रोजेक्ट्स आगे किस तरीके से इन्फ्लुएंस होने वाला है. वी आर यूजिंग AI इन मल्टीपल थिंग्स. तो AI कोई तो इस्तेमाल करेगा ना, ऑटोमेटिकली तो नहीं होगा. तो डेफिनेटली वही लोग जो पहले नहीं यूज़ कर रहे थे वही यूज़ करेंगे, तो वो अपनी जॉब में सस्टेन कर सकेंगे, और जो नहीं यूज़ करेंगे वो पीछे रह जाएंगे. लेट्स सपोज आई एम क्रिएटिंग अ डिज़ाइन, ठीक है, तो हम AI की हेल्प लेते हैं जहाँ ज़रूरत होती है, जहाँ हमें चाहिए कि लेट्स सपोज कुछ भी चीज़ ऐसी है जो मल्टीपल हमने वेरिएंट्स बनाना है या बहुत कस्टम नहीं है और दूसरे तरह का काम है, थ्रू AI ही बन सकता है. तो ये चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं. वी इवन यूज़ AI इन आवर डेली प्रोजेक्ट्स, मतलब जो क्लाइंट्स के चल रहे होते हैं. तो हमें उसको अडाप्ट करना चाहिए. अभी से ही अडाप्ट कर लेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम होगा. इवन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है. हाँ बिल्कुल. डोंट यू थिंक कि आगे अगर लेट से अभी आपको ग्राफिक डिज़ाइन के, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल, एक थंबनेल डिज़ाइन आपने बनाना है. मुझे नहीं पता आप वो सर्विस सेल करते हो या नहीं, लेकिन एक थंबनेल डिज़ाइन आपको प्रोजेक्ट आते हैं अभी, लेकिन 1 साल तक वही थंबनेल डिज़ाइन जिस बंदे को या जिस क्लाइंट को चाहिए वो खुद AI से बना लेगा. तो उसके लिए आपका क्या मॉडल है? फॉर एग्जांपल अभी आप पिच डेक्स की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन 1 साल तक आई एम प्रीटी श्योर कि पिच डेक्स AI कम्प्लीटली इसको ओवरटेक कर लेगा. अभी भी बनाता है कम्प्लीटली. इस मल्टीपल एप्लीकेशन मल्टीपल. तो 1 साल तक वो उधर से क्यों नहीं बनाया, बल्कि आपके पास क्यों आया? अच्छा, देयर आर फ्यू लिमिट्स इन AI, लाइक मतलब वो बनाते हैं. अब लेट्स सपोज आपको चाहिए आपके हिसाब से चीज़, बटन लाल कलर का हो, कॉलर ग्रीन कलर का हो, और शर्ट का कपड़ा ये हो. तो पिच डेक में हमें पूरा मॉडल विजुअलाइज करना होता है. आई थिंक AI कैन नॉट क्रिएट एग्जैक्ट मॉडल विच पर्सन इज थिंकिंग. जो हम सोच रहे हैं कि हमने पिच करना है, वो AI को बताते बताते ही, उन्हें बड़े प्रॉम्प्ट देते देते ही शायद सुबह हो जाए. तो उनको ना काफ़ी प्रॉब्लम्स ये आते हैं. और फिर क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट, क्लाइंट बता कुछ और रहा होता है, काफ़ी दफ़ा क्लाइंट को चाहिए कुछ और होता है. तो बात समझने का एक्सपेक्ट भी बहुत होता है. तो ये है कि हम खुद भी यूज़ कर रहे हैं, चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं. कुछ चीज़ें हमारे, मुझे लगता है लेट्स सपोज मे भी कुछ चीज़ें हों जो ऑटोमेटिकली हो जाएं, और हो सकता है कुछ पर्सन्स हैं आज भी इस दुनिया में जो AI को पसंद नहीं करते. वो AI से बात करना पसंद नहीं करते, वो एक इंसान से बात करना पसंद करते हैं. तो ये भी हमने फैक्टर देखा है. तो AI आएगा, लेकिन कुछ क्लाइंट्स उस वक्त भी यही डिमांड करेंगे कि हमें AI नहीं चाहिए. ये भी कब परसेंटेज कम हो, लेकिन होगा. यस. एक चीज़ इसमें यह है कि AI की अपना टेस्ट नहीं है. AI इज़ नॉट क्रिएटिव. उसको जो इंस्ट्रक्शन मिलेगी वही क्रिएट करेगा. और उस क्लाइंट का भी अपना टेस्ट नहीं होगा, सिंस वो प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है. एग्जैक्टली. तो वो फिर उसकी आपकी ज़रूरत होगी. इसमें क्रिएटिविटी के लिए मतलब मेहनत लगती है. सोचना पड़ता है. लेट्स सपोज आई एम राइटिंग अ प्रॉम्प्ट, ठीक है. इफ़ आई एम नॉट क्रिएटिव तो वो कैसे अच्छी चीज़ बनेगी. तो हम अपने अभी जो कंपनी के अंदर ही कल्चर बिल्ड कर रहे हैं कि हम AI को मैक्सिमम यूज़ करें फॉर आवर ओन प्रोडक्टिविटी एंड टू एनहांस द क्वालिटी. यस. इसमें एक सॉल्ट आल्टमैन ने कहा था, ओपन AI का CEO, उसने कहा था जब फोटोशॉप नहीं थी
तो उससे पहले हाथ से बनते थे ऐसे ही। पोस्टर्स, लेकिन जब फोटोशॉप आया तो उन सब की जॉब्स चली गई पोस्टर डिज़ाइनर्स की, जो कि हाथ से ही प्रिंट करते थे। लेकिन वो लोग और ज़्यादा एफिशिएंट हो गए कि जिन्होंने फोटोशॉप को सीख लिया। हाँ, एडॉप्टेबिलिटी एडॉप्टेबिलिटी इज द की, विदाउट अ डाउट। तो इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर हम कन्वर्सेशन स्टार्ट रखें, अभी वैसे हमने एंड कर दिया था, लेकिन फिर बाद में एआई भी आ गया, तो मैंने कहा कि एक बहुत मेजर क्वेश्चन है, तो इसको भी लाजमी तौर पर रखते हैं। तो अभी आज की पॉडकास्ट में हमने काफ़ी कुछ सीखा। पहले अगर हम बात करें कि आप किस तरीके से अपना इस पूरी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, तो यू नीड टू लर्न अ स्किल, देन यू नीड टू बिल्ड योर ओन पोर्टफोलियो। उसके बाद प्रोफाइल्स और क्रेडिबिलिटी बनानी है, एंड देन यू कैन स्टार्ट सेलिंग, राइट, विद अ गुड स्ट्रैटेजी, विद अ गुड स्ट्रैटेजी। और इस पूरे प्रोसेस के दरमियान कंसिस्टेंसी एंड अडेप्टेबिलिटी इज़ द की। थैंक यू सो मच जैन। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच।